Welcome to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल. दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो. आज है 28 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट आर्टिकल टुडे. वेल, सबसे पहले इस आर्टिकल का जो मेन सेंट्रल आइडिया है, जो मेन सेंट्रल थीम है, हमें उसकी एक बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए. When it comes to our criminal justice system, we want to reform it. इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हम इसे रिफॉर्म करना चाहते हैं. और इसी आइडिया के लिए वेरी रिसेंटली आई एम रेफरिंग टू द मंथ ऑफ अगस्त के महीने में लोकसभा में यूनियन होम मिनिस्टर ने 3 बिल्स प्रेजेंट किए थे, जिनका एम था कि इंडिया का ये जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसे पूरी तरीके से रिफॉर्म कर दिया जाए. इन 3 बिल में से पहला बिल था भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, जिसका एम था कि इंडिया का जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, जो कि हमारा ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है, इट वाज ड्राफ्टेड इन 1860. जब पहला फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो था, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल कोड का जो ऑफिशियल कोड बनाया था, उसे कहा जाता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड. इसे रिप्लेस करने के लिए लाया गया है भारतीय न्याय संहिता बिल, राइट. सेकेंडली हमारे पास आता है सीआरपीसी. सीआरपीसी का फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. अब ये क्या करता है, इंडिया में क्रिमिनल लॉज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, उसके जो प्रोसीजर्स हैं वो कौन प्रोवाइड करता है, सीआरपीसी. ठीक है, इसे रिप्लेस करने के लिए लाया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, राइट. एंड देन थर्ड वी हैव एविडेंस एक्ट. ठीक है, ये जो एविडेंस एक्ट है ये 1872 में, मतलब बेसिकली ब्रिटिश राज के दौरान एविडेंस एक्ट पास किया गया था. बेसिकली ये क्या किससे डील करता है, हमारे इंडियन कोर्ट्स में जो भी एविडेंसेस पेश किए जाते हैं, किस तरीके से, किस बेसिस पे इनको एडमिट किया जाएगा, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, उसे कौन देखता है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. इसे रिप्लेस करके लाया गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023. ठीक है जी. इन 3 बिल्स का सेंट्रल आइडिया क्या है कि हम हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो हमारे लॉज हैं, प्रोसेसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका मेन एम क्या है, इंडिया में क्राइम को रोकना, क्राइम को डिटेक्ट करना, प्रोसिक्यूट करना, पनिश करना, लेकिन साथ ही में लोगों की, अपने नागरिकों के राइट्स और सेफ्टी को इंश्योर करना. इसमें पुलिस फोर्सेस आ जाती हैं, इसमें जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, इसमें आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ आ जाती हैं, इसमें और जो आपकी बॉडीज़ जैसे कि फॉरेंसिक एजेंसी है, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं और ये मिलकर इस एम को पूरा करते हैं, जिससे कि इंडिया में क्राइम को ख़त्म किया जा सके. दिस इज़ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और इसे रिफॉर्म करने के लिए ये 3 बिल्स हमारे लोकसभा में प्रेजेंट किए गए. तो ये जो बिल्स थे ये अगस्त के मंथ में लोकसभा में प्रेजेंट किए गए. आज जो हम आर्टिकल देख रहे हैं ये हमें एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जो कि इन बिल्स को, इन क्राइम बिल्स को बेसिकली रिव्यू कर रही है. कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं फ्रॉम दिस स्टैंडिंग कमेटी. हालांकि इस आर्टिकल के अंदर मेजर एम्फेसिस किस चीज़ पे दिया गया कि इन बिल्स का जो हिंदी नॉमेनक्लेचर है, इसे लेकर ऑपोजिशन ने कुछ कंटेंशंस रेज किए हैं. बेसिकली जो ड्राफ्ट रिपोर्ट्स प्रेजेंट की गई हैं, उनमें अभी इन बिल्स का हिंदी नॉमेनक्लेचर जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है. हालांकि पैनल ने, हमारे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, पैनल ने कहा है कि ओके, ये जो बिल्स हैं इनका टेक्स्ट हालांकि इंग्लिश में है, लेकिन इससे हमारा आर्टिकल 348 वॉयलेट नहीं होता. तो देखिए, अल्टीमेटली अब लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे एक इशू ऑपोजिशन रेज कर रही है कि भाई इन बिल्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो हिंदी में नहीं है, किस में है, इंग्लिश में है. लेकिन इसके जवाब में पैनल ने कहा है कि बेशक इस बिल का टेक्स्ट जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन इससे हमारे आर्टिकल 348 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वायलेट नहीं हो रहा.
तो आपको पता है हमें क्या करना है, वी शुड नो अबाउट आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 348 का जो पहला क्लॉज है, इट स्टेट्स कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे कंट्री में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, इनकी प्रोसीडिंग्स सब इंग्लिश में कंडक्ट की जाएंगी जब तक कि पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ और प्रोवाइड नहीं करता। जब तक पार्लियामेंट कोई और लॉ लेकर नहीं आती तब तक हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे कंट्री की सभी हाई कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस में कंडक्ट की जाएंगी, इंग्लिश में कंडक्ट की जाएंगी। ओके, सिमिलरली इसी का आर्टिकल 342 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है, दे कैन टेक द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट and then they can authorize the use of Hindi language or any other language for official purpose when it comes to the proceedings of High Court. कि अगर आपको लैंग्वेज बदलनी है तो स्टेट के गवर्नर बट विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो हिंदी या फिर किसी और लैंग्वेज का यूज़ ऑथराइज कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इसीलिए हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दे हैव ऑलरेडी ऑथराइज कि उनके कोर्ट्स में जो हिंदी का जो यूज़ है, प्रोसीडिंग्स में हिंदी का यूज़ किया जा सकता है। इवन तमिलनाडु इज़ वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, जिससे कि वो तमिल का जो यूज़ है उसे ऑथराइज कर सके इन द हाई कोर्ट। लेकिन जो पहला क्लॉज है वो क्या है कि अगर पार्लियामेंट कोई और लॉ नहीं लेकर आता तब तक सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो किस में होंगी, इंग्लिश में। So therefore Constitution recognizes that English is the primary language of Supreme Court and High Court. Similarly हमारे पास है Official Languages Act 1963। इसमें भी गवर्नर, किसी भी स्टेट की गवर्नर को ये पावर दी गई है कि वो एक बार प्रेसिडेंट से कंसेंट लेकर हिंदी या फिर किसी और ऑफिशियल लैंग्वेज, किसी स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके यूज़ को ऑथराइज कर सकते हैं इन एडिशन टू इंग्लिश। तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी या फिर कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज अगर स्टेट की है, इसका यूज़ ऑथराइज किया जा सकता है। तो कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर अगर हाई कोर्ट पास करती है तो इंग्लिश के साथ साथ वो जजमेंट जो कोई और लैंग्वेज है, हिंदी है, कोई ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है, इसमें भी इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। और इसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ जोड़कर देखें तो द प्राइमेसी इज गिवन टू इंग्लिश इवन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर एक्ट। हालांकि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश इज़ दी ओनली लैंग्वेज जो कि प्रोसीडिंग्स जिसमें कंडक्ट की जाती है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि ये जो बिल का जो टेक्स्ट था वो इंग्लिश में था, अपोजिशन हिंदी की डिमांड कर रहा था, पैनल ने कहा है कि इससे हमारा आर्टिकल 348 वॉयलेट नहीं होता, जो कि कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स किस में होंगी, इंग्लिश में, जब तक कि पार्लियामेंट कोई अलग से एक्ट बनाकर इसे चेंज नहीं करता। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डार्क पैटर्न से रिलेटेड है। देखिए, इससे पहले कि हम इस न्यूज़ आर्टिकल की डिटेल्स को डिस्कस करें, आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहते हैं। तो क्या है, कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ ऐप्स क्या करते हैं, वो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिससे कि वो कंज्यूमर को मजबूर कर देते हैं टू मेक सम चॉइसेस जो कि शायद कंज्यूमर करना भी नहीं चाहता था। जैसे कि कोई ऐसा बिहेवियर जो कंपनी की एडवांटेज में नहीं है वो उसको ऑटोमेटिकली डिस्करेज कर देते हैं एंड दे मेक यूज़र परफॉर्म द एक्शंस जो कि शायद कंज्यूमर ने पहले सोचा भी नहीं था कि वो ये करने के लिए वेबसाइट पे आए हैं। देखिए, यहाँ पे आप इस केस में समझ पाएंगे। अब डार्क पैटर्न का मुद्दा जो है ये पास्ट में भी बहुत बार रेज हुआ है। अब हाल में कुछ एयरलाइंस और कुछ ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर ये कंप्लेन की गई है कि इनकी वेबसाइट्स भी डार्क पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। कैसे? अगर कोई फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहा है और फ्लाइट टिकट्स बुक करते हुए दे आर सेलेक्टिंग द सीट कि उन्होंने कहाँ कौन सी सीट लेनी है, तो वो हर एक सीट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे हैं। यू आर ऑलरेडी बुकिंग द फ्लाइट टिकट्स बट स्टिल यू आर पेइंग फॉर द सीट्स। तो इसे क्या कहते हैं? डार्क पैटर्न्स। अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा, कभी कभी क्या होता है, सपोज आप किसी साइट से कोई मूवी टिकट बुक करवा रहे हैं
तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जब आप चेकआउट करने निकलते हैं तो नीचे ना कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न्स को वो ऐड कर देते हैं। तो यू नीड टू अनचेक इट, आप उसे अनचेक करते हैं तभी, नहीं अगर सपोज करें किसी ने सिंपल क्लिक कर दिया तो दे विल पे एक्स्ट्रा। हालांकि उन्होंने वेबसाइट खोली थी सिर्फ मूवी टिकट्स बुक करने के लिए, लेकिन दे पेड एक्स्ट्रा फॉर थिंग्स दैट दे डिड नॉट वांटेड टू परचेज, राइट। लेकिन बाद में वो तो आपको बोल देंगे कि भाई आप अनबॉक्स कर सकते थे, आप अनटिक कर सकते थे इस बॉक्स को। तो ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि कंपनी को फ़ायदा हो। हालांकि कंज्यूमर वो चीज़ें बाय करने के लिए, वो स्टेप परफॉर्म करने के लिए वो वेबसाइट, वो ऐप पे नहीं आया होता। ऐसे कंज्यूमर को ट्रिक जब किया जाता है टू मेक सच अनइंटेंडेड परचेजेस, इसे कहा जाता है डार्क पैटर्न। ये टर्म 2010 में हैरी बर्गनिल, जो कि एक यूएक्स डिज़ाइनर हैं, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो ऐसे पैटर्न्स जैसे कि कॉग्निटिव बायसेस आ जाते हैं, कुछ ऐसे टैक्टिक्स जैसे कि फॉल्स अर्जेंसी। सपोज करें अभी टिकट्स हैं, फ्लाइट पे टिकट्स हैं, लेकिन फॉल्स अर्जेंसी आ गई कि नहीं भाई इट्स बहुत फास्ट बुक हो रहा है, बहुत फास्ट बुक हो रहा है, तो एक हरी आपने इंट्रोड्यूस कर दी कि भाई कंज्यूमर को लग रहा है कि अरे अर्जेंसी है, वी नीड टू गो फॉर इट। फोर्स एक्शंस, हिडन कॉस्ट, इन सब तरीके से इस चीज़ को कहा जाता है डार्क पैटर्न। ठीक है जी, बहुत अलग अलग तरह के डार्क पैटर्न्स हैं। हमारी जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने 9 डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है जो कि ई कॉमर्स कंपनीज यूज़ करती हैं। सबसे पहले तो फॉल्स अर्जेंसी, एक स्कार्सिटी को प्रोड्यूस करना कि भाई इट्स बुकिंग फास्ट, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करना, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी में परचेजेस जो हैं वो करते हैं। ये एक तरीका है। अच्छा, बास्केट स्नीकिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, शॉपिंग कार्ट में बिना आपके कंसेंट के कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आप उसको हटा पाएंगे, अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा वो आपके साथ चेकआउट हो जाता है। अच्छा, देन देयर इज कन्फर्म शेमिंग। दिस इज यूजर्स गिल्ट टू मेक कंज्यूमर अधेयर। कुछ ऐसे क्रिटिसाइजेस, कुछ ऐसे अटैक्स कंज्यूमर पे किए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर बिलीफ को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि अच्छा आप ये नहीं करते, आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है। कभी कभी फोर्स एक्शंस, सपोज करें आपको फोर्स किया जा रहा है टू साइन अप फॉर अ सर्विस। आप गए थे किसी और चीज़ के लिए, सपोज यू वांट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बट दे वांट यू टू साइन अप फॉर द अदर सर्विस ऑल्सो, इसे फोर्स एक्शन कहा जाता है। परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट्स, रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, बार बार कंज्यूमर को वो देना, एंड दिस इज कॉल्ड एज नैगिंग। फिर एक सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स भी हैं। क्या होता है कि जो सर्विसेज हैं दे आर ईजी टू साइन अप, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्विटिंग दो सर्विसिंग, कैंसिलिंग दो सर्विसिंग, तो जो ऑप्शंस हैं वो ही हिडन कर दिया जाता है। बार बार मल्टीपल ट्राइज, मल्टीपल स्टेप्स में जाके जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो कैंसिल होती हैं, ये भी एक ट्रैप है। देन बेट एंड स्विच, आप खरीदने गए कुछ और बट दे आर एडवर्टाइजिंग यू सम अदर प्रोडक्ट, सम अदर सर्विस। अच्छा, दे आर डिलीवरिंग सम अदर सर्विस, कोई लोअर क्वालिटी की सर्विस आपको वो डिलीवर कर रहे हैं। बेट एंड स्विच, राइट। हिडन कॉस्ट, ऑलरेडी जो कंज्यूमर ने जो कॉस्ट को चूज़ किया, आप उसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट को हाइड अप करके परचेज करवा रहे हैं। समटाइम्स दे यूज डिस्गाइज्ड एड्स ऑल्सो। दे डिज़ाइन टू लुक लाइक कंटेंट, न्यूज़ आर्टिकल, यूजर जनरेटेड कंटेंट, गलत एड्स को यूज़ करके भी कोई परचेज करवाना। ये सब क्या है, डार्क पैटर्न है। अल्टीमेटली इससे जो इंटरनेट यूजर्स हैं इनका एक्सपीरियंस खतरे में जाता है। दे बिकम मोर ससेप्टिबल फॉर फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डाटा एक्सप्लॉयटेशन बाय सच बिग टेक कंपनीज। डाटा पैटर्न्स बेसिकली यूजर को कंफ्यूज करते हैं। वो जान के ऐसे ऑनलाइन ऑब्स्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि सिंपल जो टास्क होता है उसको टाइम कंज्यूमिंग बना देते हैं कि वो अनवांटेड सर्विसेज, अनवांटेड प्रोडक्ट्स को चूज़ करते जाएं और उनका कंपनी को इससे फ़ायदा हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे कंप्लेन आई है फॉर द सम एयरलाइंस एंड ट्रैवल एजेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डार्क पैटर्न और
इसका किस तरीके से इसे प्रेजेंट साइबर क्राइम के तौर पे इसे यूज़ किया जा रहा है। मूविंग अहेड, हमारे पास एक हेल्थ से रिलेटेड स्टडी आई है विच सेज कि इंडिया में मिज़ोरम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट पाया जाता है। ये स्टडी है कैंसर अवेयरनेस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नीड्स इन मिज़ोरम इंडिया। इसमें पिछले 18 ईयर्स के जो ट्रेंड हैं 2003 से लेकर टू 2020 तक, उन ट्रेंड्स के बेसिस पे ये वैल्यूएट किया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट हमें मिज़ोरम में मिलता है। और ये स्टडी रिसेंटली द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में पब्लिश की गई है। मिज़ोरम की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज देखें तो सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन मिज़ोरम में है, लेकिन हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट्स भी मिज़ोरम में है। लगातार मिज़ोरम में कैंसर इंसिडेंस का रेट बढ़ता जा रहा है, मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है, जिसमें अगर हम मेन में देखें तो स्टमक कैंसर एक प्राइमरी कॉज ऑफ कैंसर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, और विमेन के केस में लंग कैंसर एक प्राइमरी कॉज बन चुका है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इवन जो यंगर जनरेशन्स हैं उनमें भी कैंसर का जो इंसिडेंस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और मेनली जो मिज़ोरम का स्टैटिक लाइफस्टाइल और डाइटरी पैटर्न्स हैं जो कि वहाँ की एंडोगेमस ट्राइबल पॉपुलेशंस में प्रेजेंट हैं, द कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। इससे एक जेनेटिक प्रीडिपोजिशन भी बन चुका है फॉर कैंसर, जिसकी वजह से यंगर पॉपुलेशन में भी कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कैंसर को अगर हम समझें तो बेसिक चीज़ क्या है कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे ह्यूमन सेल्स हैं ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड दे फॉर्म न्यू सेल्स बिकॉज बॉडी नीड्स देम। लेकिन जब ये सेल पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, दे डाई आउट और इनकी जगह पे नए सेल्स आ जाते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये कभी कभी इस प्रोसेस में ब्रेक डाउन आ जाता है। जो ये एबनॉर्मली डैमेज सेल्स हैं ये ग्रो करना शुरू करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि नॉर्मली तो इनको डैमेज होने के बाद डाई हो जाते हैं, नए सेल्स आ जाते हैं, लेकिन कैंसर के केस में ये जो बॉडी सेल्स हैं ये अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं। दे ग्रो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इट कॉजेज कैंसर। दे फॉर्म ट्यूमर्स, दे फॉर्म लंप ऑफ टिश्यूज। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैंसर। और मेजर कॉजेज अगर हम देखें कैंसर का तो इसमें लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसीलिए ये एक डाटा, ये एक चीज़ आप याद रखेंगे कि किस तरह मिज़ोरम में इंडिया की वो स्टेट है जहाँ पे कैंसर की हाईएस्ट इंसिडेंस आपको मिलता है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल IR पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सीरिया की कुछ लोकेशंस पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की। बेसिकली ये जो लोकेशंस हैं दीज आर क्लोज टू बोकामाल। बिल्कुल आप इस मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी क्लोज टू द इराक बॉर्डर अल बोकामाल, यहाँ पे US ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। दे आर टारगेटिंग दिस Iranian aligned militia, ईरान्स रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। एंड इससे पहले क्या हुआ कि US के कुछ बेसिस पे कुछ पर्सनल्स के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल अटैक किए गए थे इन द लास्ट वीक, जिसके बदले में US ने सीरिया की ईस्टर्न सीरिया की इस लोकेशन पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। US wants to hit these Iranian backed groups and they are suspected of the targeting US, and जितना strongly वो कर सकते हैं उन्होंने अपना यहाँ पे किया ताकि फ्यूचर में कोई भी एग्रेशन यहाँ से आगे कंटिन्यू ना हो सके। तो ये प्लेस न्यूज़ में है, आप देख लेते हैं। PT में बहुत बार प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी वैसे भी वेस्ट एशिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, एंड वहीं पे सीरिया के बोकामाल एरिया में US ने स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो ये लोकेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए।
लास्टली आज हमारे न्यूज़पेपर में थेलियम पॉइजनिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। थेलियम को पॉइजनर्स पॉइजन कहते हैं। ठीक है, ये इतना खतरनाक पॉइजन है। थेलियम इज़ नोन फॉर इट्स टॉक्सिसिटी, और इसकी यूनिक बात यह है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट ऑल्सो, क्योंकि इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। ठीक है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा आप इसे समझ सकते हैं कि डिटेक्ट ही नहीं हो सकता, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, एंड प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ टॉक्सिक। ये नॉर्मली हमारे नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये एक पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है। अगर इसी किसी खाने में, किसी ड्रिंक में ऐड किया जाता है तो ये सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी नियरली इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज इट हैज़ नो टेस्ट। इट्स अ स्लो एक्टिंग पॉइजन एंड हिस्टोरिकली भी इस थेलियम को मिलिशियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया, आर्मी एनिमीज़ को टारगेट करने के लिए, प्रिजनर्स को किल करने के लिए। तो इस थेलियम का यूज़ रिसेंटली इंडिया में भी हुआ है, कुछ काफ़ी लोगों की मौत हुई है, तो वो डिटेल्स में हमें नहीं जाना। हमें सिग्निफिकेंटली पता होना चाहिए कि थेलियम क्या है, इसे पॉइजनर्स पॉइजन भी कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।